हम लोग जो है आज नए यूनिट इसी यूनिट के जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हमने पढ़ा था, अपने यूनिट के में जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स के विषय में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, या इसको हम कहते हैं कि जैविक खाद का महत्व। क्यों महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंस होते हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण होते हैं हमारे सॉइल के लिए, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम सॉइल साइंस की तरफ जाएं या सॉइल साइंस के विषय में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, क्योंकि किसी ने उसे बनाया नहीं है। इसके साथ साथ क्या होती है कि ये चट्टानों के विखंडन से, टूटने से और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने के उपरांत प्राप्त होती है। हम मृदा के विषय में जानते हैं कि मृदा पृथ्वी को एक मोटे आवरण के रूप में पृथ्वी क्या की है, घेरी हुई है। वो कितना है, 15 सेंटीमीटर या फिर इसके बाद 6 इंच, 15 सेंटीमीटर या 6 इंच की एक मोटी आवरण के रूप में ये पृथ्वी को घेरी हुई है। आपकी ये पूरी पृथ्वी जो है, अगर देखी जाए आपकी ये पूरी पृथ्वी, ये अगर कहा जाए तो मिट्टी है, और दूसरे रूप में अगर केमिकली रूप से अगर देखा जाए तो ये क्या है, मैंने आपको शायद आप अगर पढ़े होंगे जानते होंगे कि ये पूरी पृथ्वी या पूरे सॉइल, एक भी अगर कण का निर्माण हो रहा है तो उस कण में आप देखेंगे एल्यूमिना होगा, सिलिका होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटास होगा, कैल्शियम होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा इत्यादि। अगर हम कह सकते हैं कि एक्सेट्रा जो है यहाँ पे देखा जाए तो इत्यादि चीज़ें यहाँ पे सारे एलिमेंट होते हैं। यह एलिमेंटों का बना हुआ एक जाल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे हमारी शरीर असंख्य छोटे छोटे सेलों से निर्माण हुई हैं, और उन सेल का निर्माण एलिमेंटों यानी कि अगर आप देखा जाए तत्वों के एक समूह को, या यूँ हम कह सकते हैं कि उनके यौगिकों के, उनके समूह को जुड़ने के दरमियान जो कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, उन यौगिकों का एक जाल है, तो गलत नहीं होगा। जैसे मैं आपसे बता दूं कि अगर आप मिट्टी या बालू का एक ढेर अपने हाथ में लेकर के इस तरह से पिंड बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि बालू के छोटे छोटे कण उसके साथ जुड़ करके उस पिंड में जुड़ते हैं, जिसके साथ एक बड़ा सा पिंड दिखाई देता है। उसी प्रकार से ये भी है कि ये सारे एलिमेंट मिल करके ही इसका निर्माण करती है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी शरीर का जो निर्माण होती है, हमारे जो शरीर का निर्माण है वो भी किससे हो रही है, इन्हीं एलिमेंटों से हो रही है। यानी कि अगर देखा जाए चाहे वो बायोटिक होंगे या एबायोटिक होंगे, बायोटिक एबायोटिक दोनों ही जो सेगमेंट्स हैं हमारे पृथ्वी पे, हमारे धरातल पे, या हम सभी लोग हैं, उसमें यही एलिमेंट हैं और इन्हीं एलिमेंटों के समूह से उसका निर्माण होता है। तो हमारी शरीर भी इन्हीं एलिमेंटों का एक जाल है, एक समूह है, जिसके कारण से हम लोग इतने बड़े विशालकाय दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ बात आती है कि इम्पोर्टेंट की होती है। अगर हम खेती के पर्पज़ से, हमारा जो कहने का तात्पर्य है ये सारी चीज़ें लेने की, वो मेन रीज़न ये है कि जब ये सॉयल जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पाई जा रही है, जहाँ पर ये सारे एलिमेंट हैं, यानी कि एल्यूमिना है, सिलिका है, पोटेशियम है, कैल्शियम है आपका, और आपका फास्फोरस है, पोटास है, इसके साथ साथ जो है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे एलिमेंट्स, और भी आयरन है आपका, बोरान है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो इनके साथ जुड़ रहे हैं, जो इनके साथ लगे हुए हैं, ये सभी यहाँ पर जब इनके साथ जुड़ने के दरमियान ही इन मृदाओं का निर्माण होती है। और क्या है, न्यूट्रिएंट्स का सबसे, इनको लिविंग बॉडी भी कही जाती है। लिविंग बॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि लिविंग बॉडी इसलिए कहते हैं पृथ्वी को क्योंकि यहाँ पे ही जीवन संभव हुआ। तो जीवन संभव होने का मेन रीजन क्या हुआ कि यानी कि ये एलिमेंट जो कि इस शरीर से दूसरे शरीर के अंदर, यानी इस शरीर से ट्रांसफ़र हो करके दूसरे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी प्लांट के पास पहुंच जाते हैं।
और ये पहुँचते कैसे हैं, क्योंकि इनके अंदर पाई जाती है, मैंने आपसे इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से जो है H2O लेकर के C6H12O6 बना लेते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि विस्तृत किस प्रकार से आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी बन रहा है और प्रोटीन का भी निर्माण हो रहा है, यानी कि ये किस तरह से NH2CH3OH का निर्माण, अमीनो एसिड का निर्माण हो रहा है। ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। अब इन सब का जो महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक मैन्योर्स अगर आपके खेती के लिए, आपके फसल के लिए, तो क्यों है, इस पे हम चर्चा करते हैं। मेरे समझ में आ रहा है कि आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि आपकी जो पृथ्वी है, आपकी जो सॉइल है, ये क्या है, एलिमेंटों की एक जाल है। अब यही एलिमेंट किस प्रकार से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं मैं आपसे बता दूँ। थोड़ा और हम अपने डिफिनीशन की तरफ, सॉइल साइंस डिफिनीशन की तरफ जाएंगे तो शायद थोड़ी बातें और आ जाएंगी। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी को वहाँ पे जो प्रोफाइल देती है वो तो है ही, ये पौधों को क्या करती हैं कि एक सहारा देती हैं और क्या देती हैं, एक मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं, यांत्रिक सहारा देती हैं, और इसके साथ साथ क्या होती है कि उनके जीवन यापन के लिए व्यवस्था करती है। सहारा कैसे देती है, मैं आपको ये पेन दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल में। आप देख रहे हैं अब ये सब बगैर सपोर्ट का है, ये देख रहे हैं ना, गिर जा रही है। अगर लेकिन हम यही चीज़ें थोड़ा सा सपोर्ट लगा दें यहाँ पे, इस तरह से ये खड़ी हो जा रही है, तो ये क्या है कि ये सपोर्ट दे रही है। ये प्लांट मान लीजिए, ये धरातल मान लीजिए, अब ये क्या है, ये सपोर्ट कर रही है इसको। इसी प्रकार से अब इसके साथ साथ क्या होती है कि ये पोषक तत्व देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है। न्यूट्रिएंट्स कैसे देती है, मैंने आपसे बताया ना कि यहाँ पे H2O था, H2O यहाँ धरातल से मिला, उसको यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिली और सनलाइट की उपस्थिति में भोजन बना लिया, कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6। इसके साथ साथ क्या होती है कि जब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको शायद बताया था, आपको याद होगा कि यहाँ पे है कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो आपका कीटोनिक समूह है, यह कीटोनिक समूह क्या करती है कि अमोनिया के साथ और NADH2 जब एनर्जी इनके साथ इंक्लूड होती है तो जुड़ करके ये अमीनो एसिड का निर्माण कर लेती है। जब ये अमीनो एसिड का निर्माण कर लेती हैं तो अमीनो एसिड के निर्माण के समय ही प्रोटीन संश्लेषण शुरू हो जाती है। तो फिर यहाँ से क्या है, अब हमने यहाँ से दे दिया तो यहाँ से हमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, फास्फोरस भी मिल जाएगा, पोटास भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, मतलब जितने भी आपके, सल्फर भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा, जितने भी आपके मेजर, माइक्रो और मेजर है, माइक्रो है, आपके मैक्रो है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है आपको यहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। और इन्हीं से लेकर के ये क्या करते हैं, ये पौधे अपना जीवन यापन चलाते हैं। और ये मिलती कहाँ है, यही पृथ्वी सतह, ये आपकी पृथ्वी से मिलती है। अब बात आती है तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है, मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर्स की बात यहाँ पे कहाँ से आ गई। मान लीजिए यहाँ पे थी, ये सारे एलिमेंट थे इस पृथ्वी पर और पौधे ने इसका उपयोग किया, भोजन बनाया और भोजन बना करके अपना जीवन यापन कर लिया। लेकिन बात यहाँ पे इतने तक की नहीं होती है। यहाँ पे चीज़ें आगे जब बढ़ती हैं, जब हम एक ही प्लॉट पे, एक ही जगह पर कंटिन्यू जो है हम क्या करते हैं, फसलों को लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब फसलों को लेना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से अगर एक कोई बाल्टी है जिस पे अगर आप भरे हैं, मुख तक भरी हुई है पानी, जब हम ग्लास के साथ बाहर निकालना प्रारंभ कर देते हैं तो आप देखेंगे कि वो बाल्टी खाली हो जाती है। जब वो बाल्टी खाली हो जाती है, उसी प्रकार से ये न्यूट्रिएंट्स भी हैं। जब हम इसको देंगे नहीं, सिर्फ इनमें से लेते ही रह जाएंगे, कंटिन्यू उसमें से निकालने की ही प्रक्रिया करेंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगी कि ये प्रभावित होंगी। तो जब ये प्रभावित होंगी, जब पृथ्वी में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं रह जाएंगे या कम मात्रा में रह जाएंगे, तो जितनी मात्रा, चूँकि हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व में रहने के लिए उसे कुछ न कुछ अपने पास रखना पड़ता है। जैसे अगर आप सारा धन दे दें, किसी को डोनेट कर रहे हैं, तो आप उतना धन अपने पास जरूर रखेंगे जिससे कि आपका भी जीवन यापन चल सके, आप भी अपने आप को बचा सके, रख सके।
आपको किसी ने कर दिया ज़रा ब्लड डोनेट कर दीजिए, तो आप सारा ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इतने ब्लड, जितने आपके शरीर को ब्लड की आवश्यकता है उतना तो आपको रखनी ही पड़ेगी। वैसे यहाँ पर भी है कि जब तक हो सका इसने इस प्लांट को तो दिया, नो डाउट, लेकिन अब कंटिन्यू आपने लिया तो यहाँ से खाली होना, क्योंकि आपने देना प्रारंभ नहीं किया। हमने कल आपको बताया था चूँकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो अब यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपेंड कंट्री है, तो यहाँ पे प्राचीन काल से खेतियाँ हो रही हैं। मैंने आपसे बताया था कि 1300 ईसा पूर्व जो है ऋषि पराशर ने सर्वप्रथम गोबर की खाद का इस्तेमाल किया था। तो अब 1300 ईसा पूर्व जो है, ईसा पूर्व इन्होंने इस्तेमाल किया था ऋषि पराशर ने। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि धीरे धीरे जब 1965 में हरित क्रांति लाई गई, तो हरित क्रांति के समय यहाँ पे यूरिया का यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग शुरू हुआ। अगर देखा जाए तो मैंने इससे पहले वाले में भी चर्चा किया हुआ है। केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग प्रारंभ हो गया। अब केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग होने की वजह से ऑर्गेनिक मेन्योर से हटना प्रारंभ। अब केमिकल फर्टिलाइज़र अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर। अगर हम एक मायने में देखें तो सबसे ज़्यादा उपयोग हम इसी का कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा उसमें भी अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का करते हैं। हम फास्फोरस, पोटास को भी उतनी तवज्जो नहीं देते हैं जितना कि नाइट्रोजन को देते हैं। अब ये करती क्या है कि सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र है वो केमिकली रूप से सिर्फ इतने जिसे आप दे रहे हैं उसी को ही मेंटेन करती है, और जो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको नहीं कर पाती है उतना बेहतर तरीके से, जिसके कारण अभाव क्या होती है कि इस सॉइल के अंदर इनके मात्रा को तो हम मेंटेन कर लेते हैं, नाइट्रोजन को भी कोशिश करते हैं, फास्फोरस भी कर लेते हैं, पोटास भी कर लेते हैं, जिंक का भी छिड़काव कर लेते हैं, सल्फर का भी कर लेते हैं, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से करेंगे। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये सब चूँकि केमिकली रूप से रहते हैं तो एसिडिक कंडीशन पे भी, विषाक्त के रूप में भी, टॉक्सिसिटी के अंदर के भी हैं, तो इनसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो क्या होते हैं कि मरना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या होती है कि जब मरना प्रारंभ कर देते हैं तो जिसकी वजह से अब वहाँ पे क्या होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सॉइल के अंदर जो एक मृदा, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, शायद आपको याद होगा कि 3 कंडीशन होती है, फिजिकल, केमिकल और क्या है, बायोलॉजिकल। केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल ये टर्म्स होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये तीनों चीज़ें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जैसे जब एक मृदा का निर्माण होगा तो ये तीनों का होना इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हम दे रहे हैं, सिर्फ क्या दे रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं हरित क्रांति के तहत सबसे ज़्यादा। अब ये चीज़ें हैं प्रभावित क्या हो रही हैं, फिजिकल हो रही हैं और बायोलॉजिकल। फिजिकल इसलिए हो रही हैं, आप देखेंगे कि फिजिकल इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो उसका टेक्सचर होगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो प्रभावित होंगी। वो इसलिए प्रभावित होंगे कि उसमें कोई नई चीज़ नहीं जुड़ रही, उसके अंदर जो आयनिक क्रियाएं हैं वो उस प्रकार से नहीं हो पा रही, जो उसके सेंड का जो पार्टिकल्स साइज है वो प्रभावित हो रही है। इसके साथ साथ क्या है कि उनके अंदर जो एक दूसरे से जुड़ने की प्रवृत्ति है वो क्षीण हो रही है, वो बिखरे हुए अवस्था में चले जाएंगे, या फिर बहुत ही मेटल्स बना लेते हैं, यानी कि बहुत कठोर बना लेते हैं, धात्विक हो जाती है बिल्कुल। तो उस रूप में हम उस मृदा को मृदा नहीं कह सकते। ये क्यों होता है, खास करके केमिकली के। बायोलॉजिकल में आप जानते हैं कि हमारे फार्मर फ्रेंड्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि
तमाम प्रकार के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, अन्य चीज़ों का जो है वो क्या करते हैं, फिक्सेशन भी करते हैं। और इसके साथ साथ क्या करते हैं कि हमें किस रूप में प्राप्त करना है, पौधे को जिस रूप में प्राप्त करना है वहाँ तक उसे मेंटेन भी करते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब ये इनका क्यों महत्वपूर्ण आया कि भाई ये ऑर्गेनिक मैन्योर्स सॉइल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक बात चूँकि कल इससे पहले वाले लेक्चर में हुआ था तो आप जानते होंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक मैन्योर्स महत्वपूर्ण है, तो मैं आपसे बता दूं कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जब शरीर का निर्माण होता है, जब किसी शरीर का निर्माण होता है तो एक शरीर के निर्माण में सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं और उन्हें प्राप्त भी होता है। जब तक वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं होंगे एक शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई प्लांट बनता है, जैसे कोई प्लांट का निर्माण हुआ तो वह प्लांट क्या करेगा, अगर उस प्लांट का निर्माण होता है तो उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होंगे जो कि आपके सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये करती क्या है, जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स अगर देखी जाए मुख्य रूप से कुछ पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स वाला सॉइल के अंदर क्या होती है, अगर हम इसको इस प्रकार से देख लें तो वह सॉइल जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स के थ्रू तैयार की गई हो तो वहाँ पे क्या होगा, CC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बेहतर होगी। इसके साथ साथ क्या होगा, जिसको हम आयन एक्सचेंज कहते हैं, आयन विनिमय कहते हैं, आयन विनिमय वहाँ उसका क्या होगा, वो बेहतर होगा। किस में, जब ऑर्गेनिक मैन्योर्स उसके अंदर मिले रहेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो बेस्ट होती है, यानी कि जल धारण क्षमता जो होगी वो सबसे बेस्ट होती है किसमें, जो ऑर्गेनिक मिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपसे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि 2 पार्ट अगर आप लेते हैं तो एक में अगर आप गोबर का खाद मिलाते हैं और एक में सिर्फ फर्टिलाइज़र मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि जो सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र मिलाते हैं वहाँ पर अगर आप पानी डालते हैं तो नीचे चला आएगा, और जो आपने गोबर की खाद मिलाई हुई है उसमें यदि पानी आप मिलाते हैं तो क्या होगा कि इसके अंदर समाहित रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उनके अंदर कोलाइडल कंडीशन बनाते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट आता है कि वहाँ पे क्या होगा, कोलाइडल कंडीशन निर्माण होती है। कोलाइडल कोलधन लागत से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गोंद के समान कार्य करने वाला। आप जानते हैं कि बालू पे यदि आप चलते हैं तो आपको बालू नहीं चिपकता है, जबकि अगर आप खेतों में चलते हैं अगर आप देखेंगे कि आपके शरीर से अपने आप कुछ न कुछ चिपकेगा। यदि वो चिपक रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोलाइडल कंडीशन मेंटेन है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर्स है, तभी वहाँ पे कोलाइडल कंडीशन बना हुआ है। और अगर नहीं, उसके जो पार्टिकल साइज़ हैं वो बहुत छोटे हैं। यदि वहाँ पे बड़े साइज़ वाले पार्टिकल्स वाले सॉइल होंगे, पत्थर कंकड़ की तरह होंगे, तो आप चूँकि छत्तीसगढ़ के में जानते होंगे कि वहाँ पे चूँकि चट्टानों की संख्या ज़्यादा है तो आप वहाँ की जो सॉइल होंगी अगर उस पर आप चलेंगे, जो सॉइल पूर्णतः मेंटेन नहीं हो पाई होंगी, जंगल के किनारे की नहीं होंगी, उससे आप देखेंगे वो चुभेगा लेकिन चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर आप खेतों में चलते हैं तो आप देखते हैं कि क्या होती है, वो चिपक जाती है चारों तरफ। तो चिपकने की अवस्था में ये कोलाइडल कंडीशन को मेंटेन करती है। इसके साथ साथ क्या होती है कि ये मृदा की जो चौथा पॉइंट होता है वो क्या है कि आपका सॉइल स्ट्रक्चर के लिए सबसे बेहतर होती है। क्या होती हैं, सॉइल स्ट्रक्चर के लिए, सॉइल स्ट्रक्चर के लिए बेहतर होती है। इसी प्रकार से आपका सॉइल टेक्सचर के लिए भी क्या होती हैं, बेस्ट होती है। सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर क्या है आप जानते ही हैं कि जो हम सैंड सिल्क क्ले कहते हैं, तो सैंड सिल्क क्ले के जो रेशियो हैं किस मृदा के लिए, जैसे बलुई मृदाएं हैं तो उनके लिए हम कहते हैं कि सैंड की मात्रा ज़्यादा होती है,
जो क्ले सॉयल हैं उन्हें हम मानते हैं कि इसमें क्ले के परसेंटेज सबसे ज़्यादा होते हैं। जो दोमट मृदाएं हैं, लोमी सॉयल हैं, उन्हें हम कहते हैं कि इसमें क्ले की मात्रा और बालू की मात्रा में बहुत ज़्यादा अधिक और कम की मात्रा नहीं होती है, जिसके कारण से उन्हें हम दोमट या बेहतर गंगा के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हम बेस्ट एलुवियल सॉइल कहते हैं, वो चीज़ों को भी हम इसमें लेते हैं। इनके साथ साथ क्या होती है कि उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, उनका स्ट्रक्चर प्लेटी है कि उनका स्ट्रक्चर जो है क्रम्बी है कि किस प्रकार से है, उनका जो है प्रिज्मी है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसी स्ट्रक्चर के आधार पे ये डिपेंड करती हैं कि उस मृदा का पैदावार कैसे होगी। जैसे आप जानते हैं सॉइल साइंस में पढ़े होंगे, क्रम्बी स्ट्रक्चर वाले वो बेहतर हो, तो वो कैसे बन सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बेहतर रूप से इस्तेमाल करने के उपरांत ही ये सारी चीज़ें बनती हैं। इसके साथ साथ क्या होती है, पीएच। मैं आपसे बता दूं कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स मिलाने पर पीएच क्या होती है, वो कम होती है। जब पीएच कम होगी तो निश्चित रूप से फसल बेहतर होगी। यदि पीएच जो है वो नहीं होगी, पीएच बढ़ती चली जाएगी, क्षारीय अवस्था में आ जाएगी, अल्कलाइन कंडीशन पे आ जाएगी, तो निश्चित रूप से आप उस पर प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ क्या होती है कि इनके अंदर जो जीवों का आप देखेंगे, जो जीव होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आप देखेंगे कि उनकी संख्या में काफ़ी तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। रीज़न क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हमें पड़ती है वैसे उन्हें भी पड़ती है। अब जैसे हम जाते हैं कहीं पे तलाश करते हैं भोजन का, भोजन न मिले तो हमारी मृत्यु हो जाती है, वैसे ही उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जो जीव हैं, जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म की स्थिति ये बनती है कि यदि ये इनको भोजन की प्राप्ति न हो तो इनकी भी डेथ हो जाती है। और भोजन मिलेगा कहाँ पे, भोजन हमेशा मिलेगा ऑर्गेनिक मैन्योर से, केमिकल फर्टिलाइजर से नहीं मिलती है। मैंने आपसे बताया था कि केमिकल फर्टिलाइजर यदि हम यूज करते हैं तो उनकी क्या होती है, धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो एस्थेटिक कंडीशन को अपने अंदर रख भी नहीं पाते और भोजन है भी नहीं है, तो वो उनकी मृत्यु होने लगती है। जब उनकी मृत्यु होने लगती है तो क्या होंगी, उनकी जो क्रियाशीलता है वो क्षीण होने लगती है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट्सों का जो एक दूसरे के साथ साम्यावस्था है, जो एक दूसरे से जो मिलने की प्रक्रिया है वो टूटने लगती है, क्षीण होने लगती है। इसके साथ साथ क्या होती है कि सारे पोषक तत्व, यानी कि जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या होंगे, वो प्लांट को मिलेंगे। प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पौधों का पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व क्या होते हैं, वो प्राप्त होते हैं। कौन कौन है वो आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, जिंक है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इत्यादि सारी चीज़ें जो है आसानी के साथ ऑर्गेनिक मैन्योर्स के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होती है कि आपकी जो मिट्टी होती है वो मिट्टी अगर आप देखें तो बहुत ही भुरभुरी रहेंगी। मिट्टियाँ क्या होंगी, वो अगर देखा जाए तो भुरभुरी मिट्टियाँ रहेंगी, भुरभुरी मिट्टी रहेगी, यानी कि आप उसे स्पर्श करेंगे तो सॉफ्टनेस होगा, उसके अंदर कोमलता होगी, जिसके कारण उस पर हल चलाना या कृषि कार्य करना आपके लिए बेहतर और आसान होता है। इसके साथ साथ क्या महत्वपूर्ण है कि आप वहाँ पर फसलों के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए, फसलों के रूप में यदि आप देखेंगे तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये तो मान लीजिए वहाँ पर हम बता दिए, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो आसानी से उनको, चूँकि सूक्ष्म पोषक तत्वों को मैंने इससे पहले बताया कि केमिकल फर्टिलाइज़र के थ्रू हम नहीं देते हैं। कि आप देते हैं, नहीं देते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र में उसका उपयोग हम करते ही नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से हम उन्हें दे सकते हैं। इसके साथ साथ और सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यदि ऊसर मृदाओं को देखा जाए
अल्कलाइन सॉइल के अगर विषय में बात की जाए तो अल्कलाइन सॉइल होने से बचाया जा सकता है। कैसे बचाएंगे? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि पीएच वहाँ पे क्या होती है, कम होती है। किससे? ऑर्गेनिक मैन्योर्स मिलाने पर। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, और भी खास करके हम देखें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, ऊसर मृदाएँ हैं। उन ऊसर मृदाओं में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। यदि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फिलहाल हम इन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ आज का जो ये कक्षा है, क्लास है, इसे बंद करते हैं। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक देख करके कहीं से भी आप ले करके आप पढ़ाई कर सकते हैं बेहतर तरीके से। फिर मिलते हैं नए यूनिट के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।